नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी रीट की जो वैकेंसी है, वो आ चुकी है और जल्द ही आप लोगों को उसका जो नोटिफिकेशन है और जो फॉर्म है वो स्टार्ट देखने को मिल जाएंगे। और जो रीट की जो बड़ी वैकेंसी है वो भी सरकार जल्द ही अनाउंस करेगी। हालांकि लेट हो रहा है और शायद हो सकता है कि जो एग्जाम है वो आपका मार्च तक हो जाए, है ना? ऐसी भी कुछ पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा इस चीज को एक बार साइड करके और अपनी तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। क्योंकि जब मेंस होगा तब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि मेंस जो है उसका जो पैटर्न है और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे से आते हैं, तो इसलिए आपको उसी तरीके से तैयार करना होगा। सेकंड, वैकेंसी भी कम रहेगी इस बार और कंपटीशन भी आप ज़्यादा ही मानिए, ठीक है? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज जो चैप्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो साइंस का जो सिलेबस है, साइंस से जो प्री और मेंस जो दोनों में जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिले और आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो आज का जो चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। साथियों, ये जो चैप्टर है ये आपके प्री और मेंस दोनों में दिया हुआ है। तो आपको उसी तरीके से चीज़ों को तैयार करनी है, क्योंकि आपके प्री में और मेंस में ये चैप्टर है, ठीक है? अब यदि मेंस में यदि आप इससे 2 क्वेश्चन मान के चले, ठीक है? तो आपके 4 नंबर इधर हो गए और प्री में भी यदि आप 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं तो 2 नंबर आपके इधर हो गए। तो इस प्रकार लगभग हम यदि माने तो आपके 6 नंबर का ये चैप्टर है वो आपके प्री और मेंस में रहेगा। तो मेन तो आपको फोकस कहाँ पर करना है? मेंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मेंस ही से ही आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है और मेंस से ही सिलेक्शन होगा। प्री में तो सिर्फ आप यदि नॉर्मल पढ़ के जाएंगे और जितना आज हम डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीजें आप लोगों की बहुत अच्छे से हो भी जाएगी। तो आज हम जो प्री इस टॉपिक की जो क्लास है वो प्री के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए और प्री को ध्यान में रखते हुए ही लेंगे। बाकी जो मेंस में किस तरीके से इस चैप्टर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, उस चीज़ को हम एक बार बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी हम प्री को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि हमने प्री में यदि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो वो आपके मेंस में काम नहीं आएगा, वो मेंस में ऐसे एज इट इज बिल्कुल काम आने वाला है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए, हम 2 चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जब भी मैं चैप्टर का नई स्टार्टिंग करता हूँ तब मैं आप लोगों को सबसे पहले जो चैप्टर है उसके नाम के बारे में विथ डिटेल सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को उसका मतलब समझ में आए, ठीक है? तो आज हम हीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हीट है उष्मा। उष्मा होती क्या है? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, उष्मा है, उष्मा क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है? यह एक एक क्या है? ऊर्जा। उष्मा क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है? अब एनर्जी और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। अब आप सोचेंगे कि कार्य का मात्रक भी तो जूल होता है, कार्य का मात्रक भी तो जूल होता है। तो क्या कार्य और उष्मा ये दोनों क्या एक ही चीज है क्या? इन दोनों में यदि इसका भी मात्रक जूल है और इसका भी मात्रक जूल है तो फिर इन दोनों को अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत आ पड़ी? ठीक है, इन दोनों को अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, जो कार्य है उसके अंदर आपको मैकेनिकल तरीके से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके कार्य होगा। जैसे आप किसी वस्तु को फोर्स कर लगा रहे हैं तो फिर वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है? तो मैकेनिकल फॉर्म में आपको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है? मैकेनिकल मैकेनिकल फॉर्म में आपको क्या करनी पड़ रही है? चीज करनी पड़ रही है, ठीक है? लेकिन यहां पर हीट में, है ना, हीट के अंदर नॉन मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल। अब नॉन मैकेनिकल कैसे? क्योंकि इसके अंदर आपको कोई किसी चीज को धक्का मारने की, किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें क्या होगा, जैसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वस्तु है, उसका यदि टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और दूसरी वस्तु है उसका टेम्परेचर क्या है? लो है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है,
ठीक है। अब जो 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, तो यहां से क्या होगा कि जो उष्मा है, ठीक है, ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो कहां ट्रांसफर होगी, जहां पर टेम्परेचर कम है। और ये एनर्जी कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर समान नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऊर्जा क्या हो रही है, उष्मा, ऊर्जा या उष्मा, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, कहां से, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है, और जहां से टेम्परेचर ज्यादा है तो कम टेम्परेचर की ओर क्या हो रही है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। तो इसके अंदर आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अधिक साम्य से कम साम्य की ओर ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, ऊर्जा का है ट्रांसफर हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक नॉन मैकेनिकल है, क्या है, नॉन मैकेनिकल है। देखो चीजों को यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ भी आएगी, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उस चीज को, यदि क्वेश्चन घुमा के भी आता है तभी भी आप उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो ये चीज आई थिंक, मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो कार्य है और जो उष्मा है, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और दूसरा, उष्मा के बारे में एक बार के लिए मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। मुझे ये लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक अधिक ताप से कम ताप की ओर क्या होता है, उष्मा का प्रभाव होता है, ठीक है। इसको भी हम लिख देते हैं एक बार कि इसका जो प्रवाह है ना, वो अधिक ताप से कम ताप की ओर, ठीक है, अधिक ताप से कम ताप की ओर। इसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू से, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। उष्मा को किससे प्रदर्शित किया जाता है, क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखिए उष्मा में देखिए आप, ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु है, यदि आप उसको वो अधिक, उसका टेम्परेचर क्या है, अधिक है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर क्या है, अधिक है, तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, तेज गति से ऑसिलेट करेंगे, तेज गति से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जैसे मैं आपके सामने एक बॉक्स बना देता हूं, ठीक है, इसमें मैंने एक तरफ ले ली आइस, ठीक है, एक तरफ ले ली मैंने वाटर। अब ये पानी क्या है, गर्म है, ठीक है, इसका जो बॉइल वाटर है, ये कौन सा वाटर है, बॉइल वाटर, ठीक है, और ये क्या है, आइस है। तो यहाँ पे जो इसके जो मोलिक्यूल है, इसके जो कण है, यदि इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो इसके जो मोलिक्यूल है वो तेज गति से तेजी से गति करेंगे, ठीक है, ऐसे, सर, ठीक है, तेज गति से तेजी से क्या करेंगे, गति करेंगे। लेकिन यदि आइस है तो इसके यदि मोलिक्यूल है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है, होले होले, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। लेकिन जैसे ही बॉइल वाटर के संपर्क में, ठीक है, बॉइल वाटर के संपर्क में क्या आई, आइस आई, ठीक है, तो इसके जो मोलिक्यूल थे, इसके जो मोलिक्यूल थे वो किसके मोलिक्यूल से टक्कर करेंगे, आइस के मोलिक्यूल से। जैसे इसने जो तेज गति से गति कर रहा है ना, तो इसने क्या की, इससे जाके क्या की, टक्कर की, इससे ज्यादा टक्कर की, इसने क्या किया, इसका इससे जाके इसने टक्कर की, तो इसका भी क्या हुआ, इसका भी जो मोशन है वो क्या हुआ, इसकी गति बढ़ गई, इसकी गति बढ़ गई, तो क्या हुआ, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो जब भी आप हाथ पे, ठीक है, आइस रखोगे, क्या रखोगे, आइस रखोगे, तो वो आइस है वो क्या होगी, पिघलने लगेगी, क्योंकि ऊर्जा का जो आपके हाथ से जो ऊर्जा है, आपके हाथ में जो एनर्जी है, ठीक है, वो कहां पर ट्रांसफर हो रही है, आइस के अंदर, आइस के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और आइस को क्या हो रही है, पिघलने लग रही है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से जो अधिक ताप से कम ताप की ओर क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, प्रभाव होता है। इसके बाद देखिए आपको उष्मा में सिर्फ यही चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हम टाइप ऑफ उष्मा में विशिष्ट उष्मा और जो गलन उष्मा है, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपके प्री के सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। मेंस में तो बिल्कुल एकदम से क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन मेंस में तो आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, और एक बार के लिए आप उष्मा को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि उष्मा क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम टेम्परेचर की बात करें, है ना, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार हीट और टेम्परेचर दोनों में एक बार डिफरेंस क्लियर कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ताप और उष्मा क्या की चीज है। देखिए यदि आपको लगे कि कोई वस्तु, ठीक है, सिंपल सी भाषा में यदि आप समझेंगे कि सॉरी कोई वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना,
ठीक है। कोई वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना क्या है? उष्मा है। कोई वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना, जैसे कोई जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक यदि एक पिंड ले लिया आपने, एक दूसरा पिंड ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से हीट क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो ये वस्तु क्या हो रही है? गर्म हो रही है। क्या हो रही है? किसी वस्तु का गर्म होना, ठीक है, ये गर्म होना या ठंडा होना, ये क्या है? ये तो गर्म हो रही है और ये क्या हो रही है? ठंडी हो रही है, ठीक है। और यही कब तक चलता रहता है? जब तक दोनों वस्तु का टेम्परेचर समान ना हो जाए, जब तक दोनों वस्तु का टेम्परेचर समान ना हो जाए। अब देखिए ताप के बारे में समझने की कोशिश कीजिए, ताप क्या है ना? कोई वस्तु, ध्यान से इस चीज को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फिर कभी उष्मा और ताप में कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है, तो वो क्या है? टेम्परेचर है। वो क्या है? टेम्परेचर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं? टी से, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है, ये कितनी का ध्यान रखिएगा। कोई वस्तु कितनी गर्म है ये हमको किससे पता चलेगा? टेम्परेचर से। जैसे आपने वाटर को बॉईल किया तो आपने कितने डिग्री तक उसको बॉईल किया? 40 तक, 50 तक, 100 तक, ठीक है। तो आपको इसके बारे में किससे पता चलेगा? टेम्परेचर से पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि उष्मा के प्रवाह की दिशा को कौन निर्धारित करता है? टेम्परेचर निर्धारित करता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया ना उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका टेम्परेचर क्या था? ज्यादा था। इसका टेम्परेचर क्या था? कम था। तो ये टेम्परेचर ही डिसाइड करेगा कि उष्मा के प्रवाह की दिशा किस साइड होगी। अब यहां से आपका यहां से जो आपकी जो उष्मा है, ठीक है, वो किधर साइड जाएगी? जहां उष्मा कम है, जहां टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि उष्मा के प्रवाह की दिशा किस साइड होगी। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि उष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगी। जिस वस्तु का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा और जो दूसरी वस्तु है उसका यदि टेम्परेचर कम है तो अधिक ताप से कम ताप की ओर उष्मा का क्या होगा? प्रवाह होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर क्या करता है? उष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को उष्मा और ताप में जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम जो टेम्परेचर है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि तापमापी के बारे में। तापमापी, देखिए साथों, जो तापमापी है उसमें जो पैमाने हैं, ठीक है, तापमापी के मैं एक तरीके से टेम्परेचर पैमाना उसको बोल सकता हूँ, वो बोलना ज्यादा ठीक रहेगा। तापमापी में हम रोटर तापमापी और विद्युत तापमापी के बारे में भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो स्केल है, ठीक है ना, ठीक है, तापमापी स्केल, है ना, टेम्परेचर स्केल, ठीक है, तापमापी स्केल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है कि प्री में सिर्फ 4 ही तापमापी पढ़ने हैं। एक तो सेल्सियस वाला, एक केल्विन वाला, फ़ारेनहाइट वाला और रूमर वाला, ठीक है। ये आपको 4 ही जो पैमाने हैं वो 4 ही पैमाने पढ़ने हैं और 4 ही पैमानों के बारे में आप लोगों से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम एक जो फॉर्मूला है ना, जो आप लोग अधिकतर बार याद ही करते हैं और उस फॉर्मूले को आज हम निकालने की कोशिश करेंगे कि वो फॉर्मूला आता कैसे। देखिए सबसे पहला जो मैं पैमाना ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बार मैं कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा स्केल लिख के, ठीक है। नंबर 1 है सेल्सियस पैमाना, नंबर 2 केल्विन, नंबर 3 और नंबर 4 र्यूमर, ठीक है। तो ये 4 पैमाने जिनके बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए इसको डिग्री सेल्सियस से शो करते हैं, ठीक है, इसको केल्विन से, इसको फ़ारेनहाइट से, डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको र्यूमर से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको किससे शो करते हैं? सी से शो करते हैं, इसको के से शो करते हैं और इसको एफ से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सेल्सियस जो पैमाना है, ठीक है, उसका जो हिमांक बिंदु है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये चीजें, एक तो हिमांक बिंदु और एक भाप बिंदु,
भाप बिंदु। एक तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका 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 और इसका, इन चारों को आपको क्या याद रखना है, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु। तो इसका होता है 0 डिग्री, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस इसका ये होता है ना। इसका यदि मैं हिमांक बिंदु की बात करूं तो इसका हिमांक बिंदु होगा केल्विन, तो 273.15। और यदि भाप बिंदु की मैं बात करूं तो 373.15 केल्विन होगा, ठीक है। और यदि मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो इसका होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यदि मैं रूमर पैमाने में बात करूं तो 0 डिग्री रूमर, और इसमें बात करूं तो ये होगा 80 डिग्री रूमर। तो हिमांक बिंदु और जो ये है, ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखने, बहुत अच्छे से याद रखने। देखिए अभी तक एग्जाम में आप लोगों से कभी भी केल्विन का भाप बिंदु बताइए या फिर फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये पॉइंट अभी तक बचा हुआ है जितना मैंने देखा है। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। देखिए अब इसमें जो डिफरेंस है, ठीक है ना, इसमें जो पर डिग्री जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 का है। इसमें कितने का है, 100 का, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसमें कितने का है, सॉरी, इसमें है 180 का, और इसमें कितने का है, 80 का, ठीक है। और तो हम इसी की सहायता से अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए कि जो सेल्सियस है उसका जो हिमांक बिंदु है वो है 0 डिग्री, और बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री। इसका 273.15 केल्विन, और इसका 373.15 केल्विन, इसका 32 डिग्री, 212 डिग्री, 0 डिग्री और 80 डिग्री। इसके बाद हम फॉर्मूले की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों अब एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन यदि किसी भी चीज के लिए देखिए एक्स माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू वाई माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यदि हमको निकालनी है तो किसी भी चीज में जैसे स्केल होता है तो उसके बारे में यदि हम ग्राफ से देखते हैं तो ग्राफ का ये फॉर्मूला है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि x माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए साथियों, जो मेरे पास जो सेल्सियस है ना, उसमें मैं x का मान क्या रख, x की जगह क्या रख दूंगा, c रख दूंगा। लोअर लिमिट क्या है उसकी, 0 है, क्योंकि 0 डिग्री क्या है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक बिंदु जो हमने अभी अभी लिखा है, ठीक है। और उसकी अपर लिमिट कितनी है, 100 माइनस 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में लेंगे तो f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, और यदि हम केल्विन में लेंगे k माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15, ठीक है। और यदि हम इसमें रूमर में बात करेंगे तो r माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, ठीक है साथियों। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगा c अपॉन 100 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 100, और ये हो जाएगा k माइनस 273.15 अपॉन 100 इक्वल टू r अपॉन 80। यदि आप इन तीनों को यदि नीचे से काटते हैं तो ये तो हो जाएगा 5, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, सॉरी ये 180 आएगा, ठीक है ना। और ये कट जाएगा 9 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये कट जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। ये मैंने इसको किससे काट दिए, 20 से काट दिए, ठीक है। तो आप इनको 20 से काट सकते हैं, 20 पंजू 100, और 20 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा, और ये 5 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। तो अब हमारा एक फॉर्मूला बन के है वो तैयार हो चुका है। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा जो फॉर्मूला बनके जो तैयार हुआ है, c अपॉन 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू k माइनस 273.15 अपॉन 5 इक्वल टू r अपॉन 4। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड, देखिए साथियों कि इस फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आए हैं उसमें आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कोई भी मान दे देगा, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि 37 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपको इस फॉर्मूले से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए जो डिग्री सेल्सियस है और केल्विन में एक रिलेशन होता है ना, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। c अपॉन 5 इक्वल टू k माइनस 270 अपॉन 5 और अपॉन 5। यदि इसको हम 5 से 5 काट दें तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 डिग्री केल्विन माइनस
273.15। तो आप यदि केल्विन में इसको निकालेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यदि आपको कोई भी मान केल्विन में दे, ठीक है, आपको केल्विन में मान निकालना है और आपको डिग्री सेल्सियस में यदि बोला जाए कि जैसे 5 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273/15 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सेकंड, एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। कि आपके यदि क्वेश्चन आ जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, 37 की जगह 35 ले लेते हैं, तो 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, या फिर केल्विन में उसका मान बताइए, ठीक है। तो यदि मैं लेता हूँ 35 अपॉन ये हो जाएगा 5, और केल्विन में मान बताना है तो K माइनस 273/5 ठीक है। केल्विन की जगह हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार। तो फ़ारेनहाइट में क्या है कि आप लोगों को ये तो आप डायरेक्ट सूत्र के बेस पे भी आप 273/15 यदि ऐड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें तो 5 से 5 कट जाएगा और उसको उधर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसके जगह इसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को वो चीज़ अच्छे से समझ भी आ जाएगी कि फ़ारेनहाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। और ये हो जाएगा 32, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 9। देखिए 5 से इसको काटेंगे 7 बार, ठीक है, 7 टाइम्स कट जाएगा, और 9 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63/F-32। और यदि आप इसको इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किस में कन्वर्ट हो गया, जो 35 डिग्री सेल्सियस है वो यदि फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करना है तो कितने आएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको इस पे क्या करना है, टिक करना है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आरएसएसएम बोर्ड जिसने प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये भी हमने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक जो लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर तो नहीं, लेकिन उससे लास्ट वाली जो रीट लगी थी 2018 की समथिंग जो रीट थी, तो उस समय वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और उस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, मैं एक बार नोट लिखवा देता हूँ आप लोगों को, तो आप जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो क्वेश्चन जरूर जाके चेक कीजिएगा कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आया है। देखिए ये चीज अभी हमने निकाली, तब मुझे लगा कि वो लिखवा देना चाहिए आप लोगों को कि किसी भी, ठीक है, ये नोट आप ध्यान से देखिएगा कि किसी भी वस्तु का ताप -273/डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। हम देख लेंगे एक बार क्यों नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप, अब ये आपसे अब की बार ये पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं। परम शून्य ताप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि, है ना, क्योंकि केल्विन में इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान 0 केल्विन होगा। केल्विन में इसका मान कितना होगा, 0 केल्विन होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, केल्विन का जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, मैंने बोला था आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान रख लेगा। तो यदि डिग्री सेल्सियस है, केल्विन बराबर क्या, डिग्री सेल्सियस प्लस 273/15। और यदि सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है और इसका मान कितना है, ठीक है, माइनस के 273.15। यदि केल्विन में हम बात करें तो माइनस के 273.15 प्लस 273/15। तो ये प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे, और केल्विन बराबर कितना आ जाएगा, 0 केल्विन। और देखो मैंने आप लोगों के लिए ये लाइन लिखी है कि यदि, क्योंकि केल्विन में इसका मान कितना होगा, 0 केल्विन होगा। केल्विन में कितना मान होगा, 0 केल्विन होगा। तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा इस लाइन को कि 0 केल्विन से कभी भी टेम्परेचर नीचे नहीं जाता है। शायद क्वेश्चन ऐसे था कि कोई टेम्परेचर दिया होता, आपसे पूछा था कि क्या ये सत्य है या असत्य, ऐसा कुछ था। तो आप एक बार उसको अच्छे से जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के वो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु का जो टेम्परेचर है वो -273/15 से ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे लोअर आप लोगों नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि -274 हो गया, ठीक है, बात समझ में आई? इसका ज्यादा का मतलब यहाँ पे आप ऐसे लीजिएगा कि ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब इससे कम नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो -274 ऐसे टेम्परेचर नहीं हो सकता। इससे ज्यादा जाएगा तो फिर वो केल्विन में उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। और जो केल्विन पैमाना है उसमें जो रेंज है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं जाती। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
तो बाकी आज की जो क्लास है उसमें हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने आज की जो क्लास है उसमें हीट के बारे में समझा और टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, और टेम्परेचर स्केल के बारे में हमने जाना। और हाँ, एक चीज और रह गई है ना, वो मैं दो चीज और है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ साथ के साथ ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को टाइप ऑफ उष्मा और साथ में एक्सपेंशन और पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एक्सपेंशन भी है कि जो उष्मा का जो प्रसार है ना, वो भी आप लोगों का है, जिसमें चालन, संवहन और विकिरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक होता है डॉक्टर तापमापी, यदि तापमापी की बात चल रही थी तो एक होता है डॉक्टर तापमापी, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ध्यान ये रखना है कि डॉक्टर तापमापी की जो रेंज होती है वो होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस क्या होती है? डॉक्टर तापमापी की रेंज होती है। सेकेंड जो तापमापी होता है वो होता है विद्युत तापमापी, विद्युत तापमापी। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -10 डिग्री से और 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जो रेंज है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया। तो एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बर्फ का जमना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उबलना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और मानव शरीर का सामान्य तापमान ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मानव शरीर का मानव शरीर का सामान्य ताप, ये ऐसा क्वेश्चन कई बार होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये थोड़े थोड़े जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और रूम टेम्परेचर की यदि बात की जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, बाकी जो चीज़ें समझने की है वो हम बहुत अच्छे से समझेंगे और समझते भी आए। अभी हमने जो भी चीज़ है फॉर्मूला भी पढ़ा तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा कि उस चीज़ को हमें समझ में आए किस तरीके से वो आया है। और बाकी जो भी चीज़ें वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिजिक्स के जो टॉपिक हैं वो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट लगे इससे रिलेटेड, आप लोगों को लगे कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके जो भी दोस्त हैं जो साइंस से थोड़े से नर्वस हैं कि उनको लगता है कि साइंस अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्लास में हम उष्मा का प्रसार और उष्मा के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें हम गलन गलन उष्मा और विशेष उष्मा इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो विशेष उष्मा से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।